तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। मैं हूं एसपी सर। मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया था कि हेल्थ से संबंधित यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, आज मैं उसी चैप्टर को, उसी चीज़ को आगे बताने के लिए जा रहा हूं। उसी में एक टॉपिक था जिसका नाम था डिजीज, रोग। रोग क्या होता है? तो मैंने उस दिन बताया था कि रोग किसे कहते हैं। तो यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे कि हम आरामदेह महसूस करते हैं, उसे ही हम लोग रोग कहते हैं, उसे ही हम लोग बीमारी कहते हैं। और इसी बीमारी को मैंने यह भी बताया था कि जब लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, इस चीज़ की समझ नहीं थी कि यह हमारे शरीर में जो परिवर्तन हुआ है कि क्या कारण है कि हम लोग अनकंफर्ट फील कर रहे हैं और आरामदेह महसूस कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि यह किसी न किसी देवी का प्रकोप है, हमारे पर देवी नाराज हो गई है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये सभी परिवर्तन नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, इतना विकसित हो गया है कि अभी हर कोई जानता है कि नहीं, कौन सा बीमारी है और कौन सा क्या है, देवी का प्रकोप है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक, डिजीज, रोग। उस दिन मैं टाइप्स ऑफ डिजीज भी बताया था, रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें मुख्यतः यह कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रमित रोग और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब असंक्रमित रोग की बात करेंगे। ठीक, इसके साथ ही साथ इसके लक्षण की भी बात करेंगे। तो जब कम्युनिकेबल डिजीज की बात होती है तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है संक्रमित रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब कोई रोग फैलता है तो उसे हम लोग कहते हैं संक्रमित रोग। जैसे टाइफाइड, हैजा, उसके बाद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे कहते हैं, फिर जो है निमोनिया, ये सब कुछ ऐसी बीमारी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कॉमन कोल्ड, और सबसे अधिक तो आजकल जो सबसे अधिक चलता है ये इचिंग समस्या जो होता है, जिसको हम लोग दिनाय दाद खुजली के नाम से जानते हैं। तो ये इससे आदमी बहुत डरता भी है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो पूरा उसका जो है दिन और रात दोनों डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह सभी क्या है, संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके बाद असंक्रमित रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब बात करेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है दो प्रकार से। कैसे कैसे होता है? तो एक होगा यदि आप में पोषक तत्व की कमी हुई है, पोषक तत्वों के कमी के कारण, यानी कि हम लोग खाना खा रहे हैं, भर पेट खा रहे हैं, लेकिन हम लोग पोषण ही नहीं ले पा रहे हैं। पोषण कहने का मतलब कि हम लोग का जो संतुलित आहार है, कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, लिपिड कितना चाहिए, मिनरल्स का कितना आवश्यकता है, तो ये चीज़ जब हमारे शरीर को पूर्ति नहीं हो पाता है तो इस अवस्था में हम लोगों को जो बीमारी होता है उसे कहते हैं असंक्रमित रोग। क्योंकि यह किसी व्यक्ति से नहीं फैल रहा है, यह हो कैसे रहा है? तो यह भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरा एक और बीमारी है इसी नॉन कम्युनिकेबल में, जिसको कहा जाता है एजिंग, यानी कि इसके उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हमारे शरीर में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं, तो वह भी नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रमित रोग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आप बूढ़े बुजुर्ग से सुनिएगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दूर तक स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, तो चलने में समस्या हो रही है, खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, तो हमारा शरीर जो है हमेशा दर्द करते रहता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी एज प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में आप कभी सोए रह गए, आपका कुछ खास उम्र नहीं है, और जब कहते अरे बाबा अब तो मेरा दर्द जो है ना इतना बढ़ गया है कि अब मेरा कमर भी सीधा नहीं हो पा रहा, कहता अरे बूढ़ा हो गया है क्या? इसका मतलब ही है बूढ़ा हो गया है, मतलब ये एजिंग डिजीज है, एज बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है, एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, आदमी का जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, इसका डेवलपमेंट रुक जाता है, इसका ग्रोथ रुक जाता है। जब यह वृद्धि करना रुक जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो सेल है वह यदि डैमेज हो गया किसी कारणवश, तो फिर वह पुनः रिपेयर नहीं हो पाता है, दुरुस्त नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है, जिसके कारण बुजुर्ग व्यक्तियों में एज बढ़ने के साथ साथ उसमें समस्याएं भी अधिक से अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए
यह जो लक्षण है यानी कि संक्रमण के लक्षण है कि संक्रमण यदि हुआ है तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे। संक्रमण के लक्षण, संक्रमण के लक्षण क्या होता है। तो जब भी आपके शरीर में संक्रमण होगा तो आप आरामदेह महसूस करेंगे, और आरामदेह महसूस करने का इसमें कैसे आरामदेह महसूस करते हैं। तो एक तो आपका जो शरीर का जो तापमान है, शरीर का जो तापमान है इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाएगा, यानी कि हमारा जैसे हम लोग को फीवर आता है, बुखार आता है, तो हमारे शरीर का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा शरीर गर्म हुआ है। और यदि आपको पता चले कि नहीं, लेकिन आपके जो अगल बगल जो भी हैं तो वो जरूर है कि शरीर गर्म देख के कहेंगे कि हाँ इसका शरीर गर्म हो गया है, आंख लाल है, नाक से पानी जा रहा है, अरे भाई तुम बीमार हो गए हो। या उसको भी एहसास होता है, अंदर ही अंदर अनकंफर्ट महसूस होता है। एक तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो इसके साथ ही साथ हृदय गति भी बढ़ जाता है। क्या होता है, ये जो हृदय गति है ये इसका धड़कना है 72 बार पर मिनट, ठीक है। एज के हिसाब से यह घट बढ़ भी सकता है, लेकिन एवरेज होता है 72 टाइम पर मिनट, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। लेकिन यही क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति तो नॉर्मल व्यक्ति का तो ये होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जब यह वृद्धि कर जाता है, यानी कि हृदय गति में जब वृद्धि होता है तो इससे भी पता चलता है कि हार्ट बीट हमारा बहुत तेज चल रहा है, धक धक धक, एकदम जनरेटर के जैसा आवाज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है जिससे कि आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ कि हृदय धड़कन हम लोग का जो बढ़ता है, जब यदि हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, यदि हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो हमारा जो हृदय धड़कन है यह 10 बार अधिक धड़केगा। जैसे हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, यदि ये 37 से हो गया 38 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो यह जो हमारा शरीर का जो तापमान है नॉर्मल टेम्परेचर 72, यह सीधा चला जाएगा 82 डिग्री सेल्सियस पर हमारा हार्ट बीट धड़कने लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा। इस चीज को समझने में यहाँ पे कभी कभी समस्याएं भी उत्पन्न होती है कि हमारा हार्ट बीट क्यों बढ़ता है। हमारे शरीर का जितना भी अंग है, अंग तंत्र है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एक चीज में गड़बड़ी होगा तो धीरे धीरे वह मैसेज दूसरे को जाएगा, फिर दूसरा चीज गड़बड़ होगा, फिर तीसरा चीज गड़बड़ होगा। इस तरह से हमारे शरीर में अनकंफर्ट और आरामदेह महसूस होने लगता है। इस चीज को समझ गए। इसके बाद क्या होता है, जब शरीर का तापमान में वृद्धि हो गया, हृदय गति बढ़ गया, इसके साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी हमारे शरीर में इचिंग प्रॉब्लम, ITCHING, इचिंग मतलब खुजली टाइप भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यह भी समस्या होता है, यानी कि नोचना, हमारे शरीर ऑटोमेटिक नोचना, लहरना, तो ये सब चीज हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, हृदय गति भी बढ़ गया, हम लोग को हो सकता है कि भूख कम लगे, भूख कम लगना, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, जीभ का सूखना, यानी कि मुंह का सूखना, जीभ का सूखना, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त है यानी कि WBC जो है उसके संख्या में यदि कमी होगी तो वह भी बीमारी का कारण बनेगा। WBC के संख्या में कमी होना तो इन सभी कारणों से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में किसी न किसी तरह का आरामदेह वाली बात हो गई है। यानी कि जैसे पहले लोग समझ रहे थे देवी का प्रकोप, वह निकला अब रोग, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझ गए। अब यहाँ में आपको कि कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग गुड हेल्थ को प्राप्त कैसे करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त कैसे करेंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों को एक्सरसाइज करना होगा। सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह कुछ देर अपने लिए भी निकालना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, स्वच्छ एवं
संतुलित आहार, ताज़ा भोजन खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी मैं लिख के समझाता हूं कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना तो कैसे करेंगे? तो स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन खाना, स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन करना। इसके बाद संतुलित आहार, फिर और क्या? रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करना। इसके साथ ही साथ हमें अपने अगल बगल भी साफ रखना चाहिए, हमें अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, नाखून समय समय पर काटना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात को हम लोग समझ गए हैं, इतने बात से हम लोग संतुष्ट हैं। अब क्या होता है कि कुछ जो ये इतना चीज परहेज करने के बाद, ठीक है, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो बीमार किस कारण से पड़ते हैं? कौन सा ऐसा जीव है जो हम लोग को दिखता भी नहीं है और हमारे शरीर में आकर अटैक करके हम लोगों को रोग फैलाता है? कौन सा ऐसा जीव है? तो वह ऐसा जीव है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। खुली आंखों तो मतलब ये नहीं कि खुली आंखों मतलब आंख खोल के नहीं, बंद करके देख पाएंगे। इसका मतलब यह है कि नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसे जब भी देख पाएंगे तो हम लोग माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख पाएंगे। और वह जो सूक्ष्म जीव होता है जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, तो वह सूक्ष्म जीव जो है, वह सूक्ष्म जीव को हम लोग कहते हैं पैथोजेन, यानी कि रोगाणु। वह जो सूक्ष्म जीव है, क्या कहते हैं उसको? पैथोजेन। मैं इसे फिर से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि अब मैं उस सूक्ष्म जीव के बारे में बताऊंगा जिससे कि हमें रोग उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिससे कि हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव कहते हैं। लेकिन इस सूक्ष्म जीव में जो आरामदेह महसूस कराने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसे कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज पे चर्चा करते हैं, माइक्रोब्स। क्या है? माइक्रोब्स, MICROBES। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, जब ही हम लोग सूक्ष्म जीव का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो शुरू से बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में, नाखून में, हमारे बाल में, नाक में, स्किन पे, इधर उधर हर जगह सूक्ष्म जीव उपलब्ध है और वह कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कहता था, अरे बेटा हाथ धो के खाना खाओ, नहीं तो नाखून में जो कीटाणु होता है ना वो आपको बीमार कर देगा। हाँ ठीक है, सही बात है कि वह जो कीटाणु की बात हो रही है वह सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन सूक्ष्म जीव केवल और केवल हमेशा हम लोगों को केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हम लोगों को फायदा भी दिलाते हैं, मतलब हमारे लिए वह कल्याणकारी भी, हम लोगों को उनसे फायदा भी होता है। ठीक, तो इस माइक्रोब्स को, इसमें सूक्ष्म जीव को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है जो हार्मफुल होता है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक होता है, हानिकारक। एक होता है हानिकारक और एक होता है यूजफुल माइक्रोब्स, USEFUL, यूजफुल, MICROBES माइक्रोब्स। यूजफुल मतलब लाभदायक। इतनी बात को समझ गए? हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। फिर से समझ गए, सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ हमें
हानि पहुंचाते हैं तो कुछ से हमें लाभ भी है, हमारे कल्याण में भी वह मदद करते हैं। जिस तरह से आप सुने होंगे भूत प्रेत के बारे में, कह रहे भैया भूत भी होता है तो दो तरह का होता है, कुछ होता है आपका मदद करता है, कुछ होता है आपको उठा उठा पटकता है। तो बार बार पटकता है तो वो हो गया नुकसान देने वाला, एक होता है आपको हेल्प कर रहा है। कहानियां है, भूत को तो मैंने कभी देखा नहीं, हो सकता हो या ना हो, लेकिन कहानियां है कि अच्छे भी होते हैं आत्मा और बुरे भी होते हैं। जिस तरह से इंसान आदमी हम लोग जो है, कुछ में अच्छा कैरेक्टर भी है तो कुछ में बुरा कैरेक्टर भी। कुछ है कि आपका मदद करना चाहेगा, आपको कहीं भी दिक्कत होगी वो बिना पूछे आपका मदद करेगा, और कुछ होता है कि जान रहा है कि आपको इससे दिक्कत होगी, वो जानबूझ के आपको परेशान करेगा, मतलब हानिकारक, ठीक है, और एक लाभदायक। तो यहाँ पर क्या है कि इस माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव की जब बात होगी तो यूजफुल माइक्रोब्स मतलब लाभदायक भी होता है और हार्मफुल यानी कि हानिकारक भी होता है। यदि बैक्टीरिया की ही बात की जाए, जीवाणु की ही बात की जाए, तो यह जो जीवाणु है यह रोग भी फैलाते हैं, और यही जीवाणु हमें फायदा भी देते हैं, हमारे कल्याण में भी मदद करते हैं। कैसे? तो इस जीवाणु से हम लोग को हो जाएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इससे हो जाएगा टाइफाइड। इसके बाद क्या है कि इसी से हमें हो सकता है निमोनिया, इसी से हो सकता है हमें क्या, कोलेरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, टाइफाइड, कोलेरा है, ओ सॉरी ये निमोनिया है, निमोनिया और कोलेरा, ठीक है। लेकिन यहीं पे आप कुछ बैक्टीरिया सुनेंगे, जैसे आप राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम का नाम सुने होंगे। तो ये दलहनी फसल के रूट में रह करके हम लोगों को क्या होता है, फायदा दिलाते हैं, दलहनी फसल को बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन इसी में से राइजोबियम, चलिए, लेकिन इसी में एक और है लैक्टोबैसिलस, LACTOBACILLUS। यह जो लैक्टोबैसिलस है यह दूध से दही बनाने में मदद करते हैं, लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनाने में मदद करते हैं लैक्टोबैसिलस, तो है ना। यहाँ हम लोग केवल एक ये बैक्टीरिया में देख लिए कि इससे फायदा भी है और इससे नुकसान भी है। तो इस चीज की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसके साथ ही साथ यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा। तो हमारे चैनल को भूलिएगा मत, उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको और भी अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।